गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली क्लास में मैंने आपको पाठ 6 ऊतक में जंतु ऊतक के संयोजी ऊतक को शुरू किया था। संयोजी ऊतक 6 प्रकार का होता है। उनमें से एक मैंने रुधिर आपको पढ़ाया था। रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बनता है। अब ये रुधिर एक संयोजी ऊतक है। मैंने बताया संयोजी मतलब संयोग करने वाला, जोड़ने वाला। शरीर के सारे अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है। शरीर के किसी अंग से एक वस्तु को दूसरे अंग तक ले जाने में रुधिर का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे पौधों में 2 संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। उसी तरीके से जंतुओं के शरीर में संवहन ऊतक कौन है? रुधिर। रुधिर एक संवहन ऊतक है। यह शरीर में भोजन, हार्मोन, एंजाइम, सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें एक अंग से दूसरे अंग तक जाती हैं वो रुधिर में घुल कर जाती हैं। रुधिर में मिलकर मिक्स होकर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि रुधिर जंतुओं के लिए एक संवहन ऊतक है। पहला महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा कार्य क्या है? शरीर के अंदर वातावरण को स्थिर रखता है। ये ताप को भी नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। हमारे शरीर का ताप आप जानते हैं ना, नॉर्मल रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो भीतर शरीर के अंदर का जो वातावरण है उसको ये स्थिर बनाकर रखता है। तो इस प्रकार ये रुधिर के कार्य थे। और प्लाज्मा का क्या कार्य है आप जानते हैं कि वो थक्का बनाता है। रुधिर कणिकाओं के भी मैंने अलग अलग कार्य आपको बताए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरे संवहन ऊतक पर, संयोजी ऊतक पर। ये अस्थि मतलब बोन मतलब हड्डी। हड्डियों से तो आप परिचित हैं। ठोस संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक था, ये ठोस संयोजी ऊतक है। हड्डियों का कंकाल होता है आप जानते हैं शरीर में, और ये शरीर को आकार देता है। जैसी हड्डियां होती हैं वैसे ही आकार नजर आता है। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होती हैं तो टेढ़ा मेढ़ा आकार नजर आएगा। हड्डियां अगर बिल्कुल ठीक है तो शरीर का आकार भी बिल्कुल ठीक नजर आता है। अच्छा, अस्थि की जो आधात्री होती है, आधात्री मतलब द्रव, ठीक है, ये आधात्री फॉस्फेट, कार्बोनेट, ओसीन के कारण कठोर हो जाती है। वैसे आधात्री द्रव अवस्था की होती है, लेकिन ये जो है कैसी हो जाती है? इनके कारण फॉस्फेट, कार्बोनेट में ओसीन के कारण कठोर हो जाती है। अच्छा, इसी आधात्री में अस्थि कोशिकाएं होती हैं। अस्थि कोशिकाएं आधात्री में ही धसी रहती हैं, क्योंकि यह आधात्री बहुत कठोर है, ठोस है। अस्थि के क्या कार्य हैं बताया मैंने। शरीर को आकार प्रदान करती है और अंगों को सहारा देती है। बहुत सारे अंग इन्हीं हड्डियों से, हमारी अस्थियों से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अस्थि मज्जा में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैंने कल वाली क्लास में बताया था आपको कि लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। और श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने नंबर 3, स्नायु और कंडरा। स्नायु और कंडरा ये भी संयोजी ऊतक है। ये बहुत लचीले होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं, और तंतु में यानी धागे के समान संरचना है इनकी। आधात्री इनमें बहुत कम होती है। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर इनके कार्य पूछे जाते हैं। इनका क्या कार्य है? तो स्नायु का क्या कार्य है? 2 हड्डियों को, जैसे ये बाजू और ये, इनके बीच में 2 हड्डियां हैं। इसमें कौन कौन सी हड्डी है? रेडियस और अल्ना, 2 हड्डियां हैं। और जो ऊपर वाली हड्डी जो एक ही हड्डी है उससे दोनों जुड़ती हैं। तो किसके द्वारा जुड़ती हैं? स्नायु के द्वारा, ठीक है। तो इनका महत्वपूर्ण कार्य है 2 अस्थियों को, जैसे घुटना होता है आपका,
तो घुटने के नीचे टिबिया फिबुला होती है और ऊपर फीमर, थाई में, जांघ में फीमर होती है। तो फीमर को टिबिया और फिबुला से जोड़ता है कौन? यही स्नायु। इसके बाद कंडरा। कंडरा भी एक संयोजी ऊतक है और ये भी तंतु में होता है, धागे के समान संरचना, बहुत मजबूत होते हैं। ये पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। इनका ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से रखना। हो सकता है मैं यही प्रश्न आपसे पूछूंगा गृह कार्य में कि स्नायु का क्या कार्य है, कंडरा का क्या कार्य है। तो कंडराएं जो होती हैं वो मांसपेशियों को अस्थियों से, हड्डियों से जोड़ती हैं। आपके जो ये हड्डियां हाथ पैर चलते हैं, मुड़ते हैं, ये इन्हीं स्नायु के द्वारा चलते हैं, क्योंकि मांसपेशियां खिंचती हैं और मांसपेशियां किससे जुड़ी हुई? हड्डियों से, स्नायु के द्वारा, सॉरी कंडरा के द्वारा। तो कंडरा पेशियों को अस्थियों से जोड़ती हैं और स्नायु अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूं, इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रखना है आपको। लास्ट में आता है उपास्थि। ये हमारा चौथा है, उपास्थि। नाम अस्थि से मिलकर बना है, उपास्थि। ये भी अस्थि के समान होता है, परंतु ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होता। जितनी कठोर हड्डियां या अस्थियां होती हैं, ये उतना ज़्यादा कठोर नहीं है, ये थोड़ा मुलायम है। इनमें कोशिकाओं के बीच स्थान होता है, जगह होती है। ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते। ठोस अधात्रि प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। इसमें क्या था? प्रोटीन था, फॉस्फेट थे और कार्बोनेट थे। इसमें प्रोटीन के साथ शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो शर्करा होती है और ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। ये जो उपास्थियां होती हैं यहाँ हड्डियों के जोड़ों के बीच में है, जो इसको चिकना बना रही है। और बहुत कॉमन उदाहरण आप बता सकते हैं, कान। ये कान का जो बाहरी भाग है इसे पिन्ना कहते हैं। पिन्ना जो होता है ये उपास्थि का बना होता है, सॉफ्ट है, इसे आप मोड़ सकते हैं। नाक की हड्डी उपास्थि की बनी होती है और आपकी जो श्वास नली है, ये श्वास नली भी उपास्थि की बनी होती है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है? तो ये अत्यंत कठोर है, मुड़ नहीं सकती। ये मुलायम है, मुड़ सकती है। इसमें जो अधात्री होती है फॉस्फेट, कार्बोनेट, ओसिन की बनती है और इसमें जो अधात्री होती है वो प्रोटीन और शर्करा की बनती है। तो इस प्रकार बच्चों ये स्नायु कंडरा और अस्थि स्नायु कंडरा के कार्य, अस्थि उपास्थि में अंतर और रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको इन सब चीज़ों का वर्णन कराया है। चाहे तो आप इन्हें यहीं से देखकर कॉपी में नोट भी कर लें, कॉपी में नोट करते रहें, ठीक है। बार बार वीडियो देखते रहें और एक बार बिना देखे लिखने का भी प्रयास करें। जब आप बिना देखे लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। फिर जो नहीं आता सिर्फ उसी पर फोकस करें, उसी को याद करें। इससे आपके समय की बचत होगी और आपको पता चल जाएगा क्या याद है, क्या याद नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें, जो पता चल जाएगा आपको जो याद है और जो याद नहीं है। तो जो याद नहीं है उस पर अपना समय खर्च करें फिर हम, ठीक है। तो बच्चों इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट में ही बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं फिर अगला टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ। तो बच्चों अभी आपने जो पीछे 3 भाग मैंने पढ़ाए और एक भाग मैंने कल भी पढ़ाया था, मुझे 4 भाग हो गए। अब 5वां भाग लेते हैं, एरियर संयोजी ऊतक। एरियर ये जो ऊतक होता है बच्चों, ये त्वचा के नीचे और बाकी जो अंग है उनके बीच में मिलता है। तो त्वचा को और अंगों को जोड़ता है, इसीलिए इसे भी संयोजी ऊतक ही कहते हैं। ये विस्तृत संयोजी ऊतक है, मतलब बहुत सारा है। त्वचा तो बहुत सारे ना हमारे शरीर में, एपिथेलियम ऊतक सबसे ज्यादा हमारे शरीर में मिलता है। त्वचा व मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, रक्त नलिकाओं के चारों ओर भी होता है और अस्थि मज्जा में भी ये पाया जाता है। ये इसकी पाई जाने वाली जगह है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्वचा व मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए हम इसे विस्तृत संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके बाद
इसकी आधात्री कोमल होती है, जो इसका लिक्विड है वो बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, यह अंगों के बीच खाली जगह को भरता है। अंगों के बीच में जैसे हृदय है और फेफड़े हैं, यकृत है, तो उनके बीच में खाली जगह तो होती होगी, तो वहां भी ये पाया जाता है। आंतरिक अंगों को सहारा देता है, अंदर के अंग जो है उनको टिकाए रखता है, सहारा देता है। ऊतकों की मरम्मत करने में भी ये मदद करता है। तो इस प्रकार ये हमारा एरियर संयोजी ऊतक है और ये इसके कार्य है। ये कार्य पूछता है तो कार्य बताइए, कहाँ पाया जाता है तो वो बताइए कि यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विस्तृत संयोजी ऊतक कहते हैं। इसकी आधात्री कैसी होती है? कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। तो कई प्रकार से प्रश्न आते हैं, हमें उसी तरीके से उत्तर देना है और याद भी करना है कि वो क्या पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है वसामय ऊतक। तो ये वसा का बना होता है, वसा का संचय करता है, वसा इकट्ठी करता है, जिसे हम आम भाषा में चर्बी कहते हैं। हमारे शरीर में वसा भी है, फैट, इंग्लिश में इसे फैट कहते हैं। त्वचा के नीचे मिलेगा ये भी, आंतरिक अंगों के बीच में ये भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, कोशिकाएं वसा की गोलियों से भरी होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वसामय ऊतक की, उनके अंदर वसा की गोलियां होती है छोटी छोटी। ठीक है, ऊष्मीय कुचालक है ये। अब इसका कार्य अगर आपसे पूछने लग जाए, कार्य आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये ऊष्मा का कुचालक है। देखिए, आप जानते होंगे जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें फैट ज़्यादा है, उनको ठंड कम लगती है, क्योंकि जो वसा होती है ये ऊष्मा की कुचालक होती है, ठंड को अंदर नहीं आने देती। तो अंदर नहीं आने देगी तो आपको ठंड नहीं लगेगी। और आपके शरीर का ताप, अंदर ताप ज़्यादा है, बाहर ठंड में अगर देखा जाए तो अंदर की जो ऊष्मा है उसे भी बाहर नहीं निकलने देगी। तो इसीलिए जो फैटी व्यक्ति होते हैं, जिन पे चर्बी ज़्यादा होती है, मोटे जो होते हैं, आपने देखा होगा सर्दियों में भी वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि ये फैट यानी जो चर्बी है उन्हें ठंड से बचाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य ये है, कोमल अंगों को झटकों से बचाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की त्वचा है और त्वचा के नीचे हड्डी है, और अगर बीच में चर्बी नहीं होगी तो जरा सी चोट लगने पर सीधी कान लगेगी हड्डी पर, और जब हड्डी में चोट लगती है तो बच्चों को बहुत दर्द होता है। अच्छा, ये हमारा सर है, सर के अंदर क्या है? बहुत कोमल एक दिमाग है। तो सर के ऊपर जो ऊपर का जो आवरण, से करोटी कहते हैं, इसके अंदर जो दिमाग है, दिमाग और उस त्वचा के बीच में एक तरल पदार्थ है। ठीक है, चर्बी के समान। तो ये जो झटके लगते हैं हमारे सर में, ऐसे कोई मार दे, इधर उधर हो जाए तो दिमाग हिलता है, लेकिन उसका जो बाहरी आवरण है वो उसको उन झटकों से बचा लेता है। हमारे नेत्र हैं, बहुत हृदय है, फेफड़े हैं, बहुत सारे कोमल अंग हैं, जिन्हें झटकों से बचाने के लिए ये जो वसामय ऊतक है ये हमारे काम में आता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको मैंने ये 6 संयोजी ऊतक बताए हैं। इन्हें आप एक बार कॉपी में लिखें, इनके कार्य, इनकी स्थिति, इनकी संरचनाएं, ये सारी बातें पेपर में पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार आपको मैंने बताया था कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 2 प्रकार के मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हमारे रह गए हैं सिर्फ 2, एक पेशीय ऊतक और एक तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ये 2 चीज़ें हमारी बची हैं, 2 मैंने आपको पढ़ा दी हैं। पहले आप इन दोनों को अच्छे से समझ लें, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको बाकी के जो 2 बचे हैं, पेशीय ऊतक और तंत्रिका तंत्र, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। बस आपको क्या करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है। एक बार जब आपको वीडियो मिल जाएगा तो 4-5 बार देखें, और एक बार कॉपी पर भी लिख कर देख लें, और फिर एक बार बिना देखे लिख लें। और बिना देखे लिखने से आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या दिया था। तो इस प्रकार से आपको ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार इनको पढ़ा जाए। बस जब भी वीडियो आपको देखनी है, क्लिक करना और मैं बोलना शुरू कर दूंगा और आपको समझाना शुरू भी कर दूंगा। और जब आपको किताब मिल जाएगी तो इनके चित्र भी आप देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। आगे बढ़ते रहिए,
अपने समय का सदुपयोग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, गुड बाय।